जय हिंद। आज शुरू करने वाले हैं बजट 2022-2023। इससे आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। बजट से जो क्वेश्चन आते हैं कुछ होते हैं स्टैटिक और कुछ जो करंट बजट में घोषणाएं होती हैं और कुछ उसकी योजनाएं और बजट में रुपया कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, वही क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर आगे बजट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बजट जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ये कौन से अनुच्छेद में है? 112 में। अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 में। वित्त विधेयक 110 का। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 और भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। ये होती क्या है ये देख लीजिए। संचित निधि, भारत की संचित निधि सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के राजस्व, उसके द्वारा लिए गए उधार व इसके द्वारा ऋणों की वसूली से प्राप्तियाँ। मतलब सरकार के सभी प्रकार के राजस्व, उसके द्वारा जो उधार लिए हैं लैंडिंग, और इसके द्वारा जो ऋण की वसूली है वो सब मिला के क्या कहलाती है? संचित निधि। और संचित निधि की विशेषता क्या है? सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। संसद की विधिवत अनुमति धन निकासी के लिए आवश्यक है। मतलब संचित निधि से यदि पैसा चाहिए तो संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटी में। अब देखिए आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि होती है अप्रत्याशित व्यय के लिए, मतलब अचानक से यदि खर्च करना हो तो उसके लिए होती है आकस्मिक निधि। इसको राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अभी फिलहाल में वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए भारत की आकस्मिक निधि है। ठीक है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व व गैर कर राजस्व और राजस्व व्यय शामिल है। ये अलग। अगर कोई कहे राजस्व बजट, तो राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, मतलब टैक्स वाली इनकम और नॉन टैक्स वाली इनकम और राजस्व व्यय शामिल हैं। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल गेन और पूंजीगत भुगतान मिलकर पूंजीगत बजट बनाती हैं। अगर पूछे पूंजीगत बजट तो पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान ये क्या होती हैं आगे बताते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिनको क्या बोलते हैं? बाजार ऋण कहा जाता है। ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? जैसे कि बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए ये 500 रुपये का बॉन्ड है, तो ये दो तरह से होता है। एक, इस पर ब्याज मिल जाए, सरकार कह दे ये बॉन्ड 500 रुपये का खरीद लो, इस पर हम 10% वार्षिक का ब्याज देंगे, तो ये बॉन्ड आपने खरीद लिया, 10% का ब्याज। या फिर सरकार ये कहे कि ये 500 रुपये का बॉन्ड है, हम आपको 400 रुपये में दे रहे हैं, 2 साल बाद आप हमसे 500 रुपये ले लेना। तो क्या हो गया? ट्रेजरी बिल, मतलब छूट मिल गई। 500 की चीज़ 400 में मिल गई तो हो गया ट्रेजरी बिल। अब आगे देखिए। पूंजीगत भुगतान में भूमि, भवन, मशीन, उपकरण आदि के अधिग्रहण पर पूंजीगत व्यय, शेयर आदि का निवेश केंद्र सरकार द्वारा राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण व अग्रिम शामिल हैं। ठीक है। कैपिटल पेमेंट ये क्या होता है आगे देखो पूंजी का मतलब ये क्या होता है? पूंजी मतलब सरकार की वह चीज़ जो उसकी आय में वृद्धि करे, जिसे बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स जो सरकार की आय में वृद्धि करें वो क्या कहलाएगी? पूंजी। अब देख लीजिए लेखांकन वर्गीकरण। वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और संवितरणों का अनुमान, मतलब क्या प्राप्त होगा, और अनुदान की मांगों में व्यय का अनुमान, क्या खर्च होगा, संविधान के अनुच्छेद कौन से 150 में कौन सा लेखांकन वर्गीकरण के तहत
संदर्भित वर्गीकरण के अनुसार दिखाता है। मतलब आय, अनुदान, मांग और व्यय का वर्गीकृत आंकड़ा क्या कहलाएगा? लेखांकन वर्गीकरण। अब सही मामले में बजट की चर्चा अब शुरू होती। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनका 4th बजट था 2022-23, 1 फरवरी 2022 को पढ़ा गया। अब भाषण के कुछ सारांश ना कह के इसको कह लो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कहे हैं, और उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले कोविड में जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष भारत की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जताया गया है। मतलब जो बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे ज़्यादा रहेगी 9.2%, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11.1%, ये उन्होंने भाषण नहीं कहा है, 11.1%। इस नॉमिनल का मतलब होता है ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। अगर नॉमिनल जीडीपी से महंगाई को घटाते तो रियल जीडीपी आ जाती है। तो रियल जीडीपी के बारे में कहा है 9.2%, लेकिन नॉमिनल जीडीपी होगी 11.1%। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास 10 रुपये, आपके पास 10 रुपये हैं, 1 साल बाद 10 रुपये का पेन है, 1 साल बाद पेन की कीमत हो गई 12 रुपये। तो रियल में ये तो हो गई महंगाई, रियल में कीमत तो यही रही, लेकिन महंगाई की वजह से 2 रुपये इसकी कीमत बढ़ गई। तो ये नॉमिनल 12 रुपये होगी, लेकिन रियल में कीमत 10 ही रुपये है। वही बात है कि रियल में 9.2%, लेकिन महंगाई की वजह से अगर देखा जाए तो 11.1% रहने की, अगर नॉमिनल जीडीपी करके पूछे तो। अब देखिए उन्होंने आगे अपने भाषण में कहा, अमृत महोत्सव के 25 वर्ष पश्चात विजन भारत @100 पर कार्य किया जाएगा। ठीक है। और अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य हैं समग्र सतत विकास पर जोर, सतत विकास पर, वृद्धि पे नहीं। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? यदि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए के पास 100 रुपये हैं, बी के पास 100 रुपये हैं, ए के पास बढ़ के 10,000 हो गए और बी के पास भी बढ़ के 10,000 रुपये हो गए। ए ने ये 10,000 रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, आवास आदि पे खर्च किया, बचत। और बी ने ये पैसा 10,000 रुपये लेके एक अंगूठी खरीद ली। ठीक है। तो दोनों के 100 से 10,000 हुए। लेकिन अगर हम कहेंगे वृद्धि और विकास, तो ए का हुआ है विकास और बी की सिर्फ हुई है वृद्धि, यही अंतर है। इसलिए समग्र व सतत विकास पर जोर है, वृद्धि पे नहीं। आगे उन्होंने एक घोषणा की है, LIC का IPO आएगा। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक। अब बजट में 4 प्राथमिकताएं हैं। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि व निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन व जलवायु कार्य योजना और निवेशों का वित्त पोषण। अब देख लीजिए PM गति शक्ति। PM गति शक्ति क्या है? आर्थिक वृद्धि व सतत विकास के लिए इस पद्धति का संचालन 7 इंजनों से होता है। सबसे पहले सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन मतलब बंदरगाह माल, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि निम्न में से कौन सा PM गति शक्ति का हिस्सा नहीं है? आपको सातों याद रहना। ये तो सीधे सीधे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक
इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। अब देखिए 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर और जोड़ा जाना लक्ष्य है। 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? 4 स्थानों पर। और राष्ट्रीय राजमार्ग 25,000 किलोमीटर और अगले 3 वर्षों में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई है। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। गतिशक्ति पता ही है, 7 इंजन। और 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाएं जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है की टेंडर जारी किए जाएंगे। ठीक है। ई पासपोर्ट जिसमें चिप होगी, जिससे इंडिया से बाहर जाने पर और रिकॉग्नाइज करने पर उनको आसानी होगी। 2030 तक ये याद रखना है, 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो कब तक क्वेश्चन आ सकता है कि 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के लिए हाल ही में 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये कब तक पूर्ण करने? तो 2030 तक, ये याद रखना। ठीक है। अब 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक नीचे लाने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा क्या है ये आगे आपको बता देंगे, वीडियो के एंड में इसके बारे में हमने बता दिया। अब देखिए कृषि विकास दर इस वर्ष रही 2021-22 में 3.9% और 2020-21 में रही थी 3.6%। ये हम बता चुके हैं। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ई प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। कौशल विकास, ऑनलाइन ट्रेनिंग ही है, ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल व आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम देश स्टैक ई पोर्टल की स्थापना का लक्ष्य है। आगे देखिए ड्रोन एज ए सर्विस के लिए, मतलब ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप बढ़ावा देंगे। और ड्रोन को कृषि में इस्तेमाल के बढ़ावा के लिए भी कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें क्या है कई प्रोग्राम्स को एक साथ जोड़ दिया गया जिनसे है मिशन शक्ति। इसमें भी ऑप्शन आ सकता है इनमें से कौन से प्रोग्राम इसमें शामिल है या नहीं है इस करके। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एक साथ है, सक्षम आंगनवाड़ी। और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों का सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वयन कर दिया गया है। और आगे गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हेल्प की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। कदन का मतलब होता है कदन मतलब होता है मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सब आते हैं कदन में। तो क्वेश्चन आ सकता है कदन वर्ष घोषित किया गया, कई ऑप्शन होंगे। तो 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कदन का मतलब मोटा अनाज। एक क्वेश्चन इससे भी एक्सपेक्टेड है, श्योर। केन बेतवा योजना 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। नदियों को जोड़ा जाता है
जोड़ा जाने की योजना है। जोड़े जाने से क्या होगा, मान लीजिए एक नदी का जल स्तर बहुत ऊंचा है, एक नदी का नीचा है, तो इसमें तो बाढ़ आ गई, इसमें सूखा। दोनों अगर लिंक कर दिए जाएंगे तो जल स्तर मेंटेन रहेगा, बाढ़ और सूखे की दोनों की समस्या को एक साथ निपटा जा सकता है। ठीक है। अब केन बेतवा लक्ष्य क्या है, 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, ये याद करने हैं डेटा, 103 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी का उत्पादन और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करना। ठीक है। 2021-22 के बजट में 4300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अनुमानित लागत है 44,605 और आवंटित 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 22-23 में 1400 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए। अब 5 और रिवर लिंक्स, दपन गंगा पिंजौल, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, पार तापी नर्मदा। इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए 12 जो टीवी चैनल्स थे उनकी जगह पे 200 टीवी चैनल्स स्थापित करने का लक्ष्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हर घर नल से जल, 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया जा चुका है। 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे कि प्रत्येक घर के पास पानी पहुँचे, पीने का स्वच्छ पानी पहुँचे। और इसके बाद आगे अगली सभी के लिए आवास 2022-23 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जो उन लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें मकान नहीं मिल पाए। इस उद्देश्य के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। PM डिवाइन फुल फॉर्म आ सकता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को, जो दिए जाते हैं उसके अलावा। ठीक है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में देख लीजिए किसमें कितना, सक्षम सुपोषण 20,263 करोड़ रुपए, PM पोषण 10,234 करोड़ रुपए, मिशन शक्ति 3,184 करोड़ रुपए, ये याद कर लेना। मिशन वात्सल 1,472 करोड़ रुपए, मिशन शक्ति याद कर लेना 3,184 करोड़। अभी देखिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जो अपने बॉर्डर एरिया के गांव हैं, खासतौर से पूर्वी से। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस सीमा पर चलाया जा रहा है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी। तो आंसर होगा पूर्वी सीमा के गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 1.5 लाख डाकघरों को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से लैस किया जाएगा। किसके लिए, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन। समावेशन का मतलब होता है निचले से निचले तबके के लोगों को जोड़ना। तो वित्तीय समावेशन के लिए 1.5 लाख डाकघरों को डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में, वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, जैसे अपना PNB वगैरह है, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे सरकार द्वारा। ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं, ये बॉन्ड होंगे उन योजनाओं के जो पर्यावरण इको फ्रेंडली होंगी, पर्यावरण को फायदा पहुंचाएंगी। उन योजनाओं के आप बॉन्ड खरीद सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा टैक्स के लिए गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति देगी सरकार, और क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लिया जाएगा।
प्रॉफिट पर। मान लीजिए आपको लॉस हो गया तो तब तक कुछ नहीं लगेगा, और फिर प्रॉफिट हुई तो फिर उस प्रॉफिट का 30% गवर्नमेंट का। ठीक है। इसके अलावा एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए 2021-22 में गेहूं खरीद 1208 लाख टन की हुई है और धान खरीद 163 लाख टन की हुई। ठीक है। इस बजट में एमएसएमई सूक्ष्म लघु उद्योग सेक्टर के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2023 तक बढ़ा दी गई है। 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट लाइन प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब टैक्स देख लो। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% टैक्स अभी हम देख चुके हैं। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 7%। हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। कोविड ट्रीटमेंट करवाने में खर्च पैसों पे, मान लीजिए किसी को कोई पेशेंट है और उसने 10 लाख तक रुपए लिए किसी से कोविड ट्रीटमेंट के लिए, तो उन पैसों पर 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। डीजल जिसमें एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा उसके 2 रुपये प्रति लीटर रेट बढ़ के बिकेगा। और अगले 5 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर द्वारा 60 लाख जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इस बजट में 6,292 करोड़ अन्य देशों में भी खर्च किए गए। 6,292 करोड़ अन्य देशों में खर्च किए गए, जिसमें 106 करोड़ रुपए बुद्ध मोनेस्ट्री बनाने में, कहाँ पे? नेपाल में। और किसको आवंटित की? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बनाया जाएगा नेपाल में बुद्ध मोनेस्ट्री। 106 करोड़। 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को। किसके लिए? फूड स्कॉलरशिप, मेडिसिन के लिए दिए जाएंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया जाएगा, गालियाँ दी जाएंगी, बस इतना पर्याप्त है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 19,130 करोड़ रुपए, आयुष मंत्रालय को 3,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट 11.6 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी इस बजट में। ठीक है। अब आइए सामाजिक न्याय मंत्रालय, इसको दिए गए हैं 13,134 करोड़ रुपए। अब गौर से देखिए, 13,134 करोड़ रुपए में 11,922 करोड़ रुपए एक और 1,212 करोड़ रुपए एक। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस को दिए गए हैं 11,922 करोड़ रुपए। उस 11,922 करोड़ रुपए में से भी 8,710 करोड़ रुपए दिए गए हैं अम्ब्रेला स्कीम के तहत, जो कि SC अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए। और 1,212 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों के एम्पावरमेंट के लिए 1,212 करोड़ रुपए। किसमें से? 13,134 करोड़ में से 1,212 करोड़ रुपए। और 11,922 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के, उसमें भी 8,710 करोड़ रुपए अम्ब्रेला स्कीम के तहत SC। अब क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया? कपड़ा सस्ता। पेट्रोलियम उत्पाद के सहायक उत्पाद, मतलब जो बनाने में हेल्प करें, मोबाइल कैमरा लेंस, चार्जर, कोको बीन्स और स्टील स्क्रैप सस्ता हो गया। स्मार्ट मीटर महंगा हो गया। छाता महंगा हो गया। नकली ज्वेलरी महंगी हो गई। ईयरफोन हेडफोन महंगा हो गया। सोलर सेल्स महंगे हो गए। सोलर मॉड्यूल्स महंगे हो गए। एक्सरे मशीन महंगी हो गई। और इलेक्ट्रॉनिक टॉयस के पार्ट्स महंगे हो गए। अच्छा, ये चीज़ें महंगी सस्ती की क्यों जाती हैं? देखिए, जैसे छाता है, छाते पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। मान लीजिए चाइनीज छाता है 100 रुपये का, और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी 20%, तो अब वो छाता हो गया 120 रुपये का। जबकि भारत में जो छाता बन रहा है वो बिक रहा था
110 रुपये का। तो अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगती तो ये 100 रुपये का छाता पूरे मार्केट में पकड़ बना लेता, ज़्यादा बिकता। 110 वाला कोई नहीं लेता। लेकिन 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगते ही ये छाता हो गया 120 रुपये का। अब कौन सा बिकेगा? 110 वाला। इसलिए चीज़ें महंगी सस्ती उस हिसाब से की जाती हैं जिनका प्रोडक्शन बढ़ाना होता है भारत के अंदर, वो चीज़ें बाहर से आने पे महंगी कर दो। जिनका प्रोडक्शन घटाना है बाहर से आने पे सस्ती कर दो। या जिन चीज़ों की ज़रूरत हो या सस्ती बेचनी हो तो उन पे टैक्स घटा दो तो वो सस्ती बिकने लगती है। अब देखिए जिस पे क्वेश्चन आते हैं CAPF वगैरह एग्जाम्स में कि रुपया आता कहाँ से। सबसे पहले सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट की आय का उधार व अन्य संपत्तियाँ। 35% पैसा उधार व अन्य संपत्तियों से आता है। GST से 16% आता है। इनकम टैक्स से 15% आता है। कॉरपोरेट टैक्स से 15% आता है। एक्साइज ड्यूटी से 7% आता है। कस्टम टैक्स से 5%, नॉन टैक्स रिवेन्यू 5% और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2%। क्वेश्चन या तो आएगा कि सबसे अधिक सरकार की आय का स्रोत क्या है, तो उधार व अन्य संपत्तियाँ, या फिर क्या आता है क्रम में आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा उधार व अन्य संपत्तियाँ, फिर GST, फिर इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स एक साथ, क्योंकि दोनों 15-15%, फिर एक्साइज ड्यूटी 7%, फिर कस्टम और नॉन टैक्स रेवेन्यू 5-5%। ऊपर तक में ही आता है। तो उधार व अन्य देती हैं 35% याद रखोगे। GST से 16%, इनकम टैक्स 15%, कॉरपोरेट टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7% और कस्टम ड्यूटी 5%। ये तक पता होना चाहिए। अब आगे देखिए खर्च, मतलब अभी तक तो आता था पैसा, खर्च कहाँ हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट, देखो जब उधार लोगे तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आता उधार से और जाता ब्याज में। 20% इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी, तो उसके बाद 17% स्टेट का शेयर रहता है, मतलब स्टेट के शेयर में खर्च होता है 17%। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15%, फिर फाइनेंस कमीशन एंड मोर में 10%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9%, अदर एक्सपेंडिचर 9%। सब्सिडी में 8% खर्च होता है, ये याद रखना है। डिफेंस 8% और पेंशन 4%। तो सबसे कम खर्च हो रहा है 4% पेंशन में। सेकेंड नंबर पे सबसे कम में डिफेंस और फिर सब्सिडी 8%, डिफेंस 8%, पेंशन 4%। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है? कर्ज के ब्याज के भुगतान में। फिर उसके बाद स्टेट से, देखो GST कलेक्ट करने के बाद स्टेट को शेयर देना पड़ता है ना, तो वो उसका सेकेंड नंबर। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि प्रमुख योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 37,800 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए, नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 39,553 करोड़ रुपए, PM किसान के लिए 68,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6400 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये मंत्रालयवार आवंटन, कम्युनिकेशन IT मंत्रालय इतने रुपए 10,5406 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1,32,513 करोड़ रुपए, ग्राम विकास 1,38,203 करोड़ रुपए, रेलवे 1,40,367 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय 1,85,776 करोड़ रुपए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 1,99,107 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। खाद ये भी इम्पोर्टेंट 2,17,684 करोड़, और फर्टिलाइजर केमिकल्स 1,07,715, डिफेंस 5,25,166 करोड़ रुपए इम्पोर्टेंट। तो डिफेंस, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एग्रीकल्चर फार्मर आपको याद रखने। अब देखो राजस्व व्यय,
राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय सरकार द्वारा वेतन, पेंशन आदि में जो खर्च किया जाता है वो होता है राजस्व व्यय, ठीक है। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार के एसेट्स बनते हैं, जैसे सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे कमाई भी तो होती है सरकार, पूंजी, तो ये सरकार की पूंजी, इससे कमाई होती है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। और जिससे कमाई नहीं होती, सिर्फ खर्च होता है वेतन, पेंशन आदि, जो कर्मचारियों के भत्ते वगैरह, वो किस में आता है? राजस्व व्यय, ठीक है। तो राजस्व व्यय बजट में है 31,94,663 करोड़ रुपए, और पूंजीगत व्यय है 750,246 करोड़ रुपए। टोटल बजट है अपना, ये स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं बताया था कि डिटेल में बता सके, 39,44,909 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय में पिछले बजट की तुलना में 0.9% की वृद्धि की गई है, जबकि पूंजीगत व्यय में 24.5% की वृद्धि की गई है। ओवरऑल बजट में पिछली बार की तुलना में 4.6% की वृद्धि की गई है। अब देखिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार द्वारा अपने खर्च को पूरा करने के लिए लिया गया उधार हो गया राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, दोनों के बीच में अंतर। अगर राजस्व व्यय और प्राप्ति दोनों बराबर होंगी तो राजस्व घाटा शून्य होगा, और व्यय ज़्यादा, राजस्व व्यय ज़्यादा, प्राप्ति कम तो घाटा, और व्यय कम, प्राप्ति अधिक तो लाभ। और एक और है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक। ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, फिस्कल डेफिसिट माइनस ब्याज, ठीक है। ये होता है प्राथमिक घाटा। ब्याज को घटा दो किससे? फिस्कल डेफिसिट से, तो वो होता है प्राथमिक घाटा। आगे देख लो, ये भी पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। राजस्व घाटा 3.8% ऑफ जीडीपी अनुमानित है, और प्राथमिक घाटा 2.8% ऑफ जीडीपी अनुमानित है 2022-23 में, ठीक है। और 2021-22 में जो रिवाइज्ड आया था उसमें कितना? 6.9% था राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, और राजस्व घाटा था 4.7% और प्राथमिक घाटा था 3.3% 2021-22 में, ठीक है। और 22-23 में फिस्कल डेफिसिट 6.4%, राजस्व घाटा 3.8%, प्राथमिक घाटा 2.8%। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये आपका कंप्लीट हो ही गया है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो चैनल को फटाक सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी वीडियो आते